हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जी के विकी खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी साइंस से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवांशिक डिजीज, जिसके अंदर बहुत सारे सिंड्रोम हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम इत्यादि। वह जैसे कि संलग्न जीन संलग्न से उत्पन्न होने वाली बीमारी जैसे हीमोफीलिया, वर्णदत्ता यानी ब्लाइंडनेस इत्यादि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो भी बीमारियां होती हैं वो गुणसूत्र या जीन की असामान्यता के कारण उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम गुणसूत्र का इतिहास है वो जानते हैं कि गुणसूत्र होते क्या हैं और कहाँ से इसका आविष्कार हुआ, वह कैसे हुआ। दोस्तों, आप सबसे वादा है कि ऐसे अगर आप हर टॉपिक को पढ़ोगे, आपने किसी भी कोचिंग में ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा होगा जिसमें संपूर्ण जानकारी एक बार देखने के बाद आपको दोबारा न पढ़ना पड़े। ये सीधा एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है और इसके अलावा आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसे पढ़िए और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसे बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम गुणसूत्र का इतिहास जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वप्रथम होफमिस्टर यानी होफमिस्टर ने 1848 में गुणसूत्र को ट्रेड्सकेंसिया की परागकण मृत मातृ कोशिका में देखा था। मतलब सबसे पहले गुणसूत्र को किसने देखा था? होप मिस्टर ने। वह है ट्रेड्सकेंसिया की परागकण की मातृ कोशिका में सबसे पहले परागकण इस गुणसूत्र को देखा गया था। उसके बाद वाल्देर ने सन 1888 में इसी संरचना को गुणसूत्र कहा था। मतलब वाल्देर ने सबसे पहले गुणसूत्र नाम दिया था किस संरचना को, जो कि मातृ कोशिका में परागकण की मातृ कोशिकाओं में देखी गई थी। तो सबसे पहले यहाँ से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि सबसे सर्वप्रथम होफमिस्टर ने गुणसूत्र को ट्रेड्सकेंसिया के परागकण मातृ कोशिका में देखा। वो वाल्देर ने इसी संरचना को गुणसूत्र नाम सबसे पहले दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने इसका सर्वप्रथम वर्णन है वो किया था स्टारबर्गर ने। मतलब इसका सर्वप्रथम वर्णन स्टारबर्गर ने किया था सबसे पहले। और सन 1903 में स्टन व बोवरी ने यह कहा कि गुणसूत्र पर आनुवंशिकता के कण मौजूद होते हैं। गुणसूत्र पर आनुवंशिकता के कण मौजूद होते हैं। इसी परिकल्पना को स्टन बोवरी परिकल्पना कहा गया था। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। आपको इसको देखना है और इसी से कैसे क्वेश्चन बनाने हैं वो आप देख सकते हो कि स्टन बोवेरी परिकल्पना किसने दी? स्टन व बोवेरी ने। और सबसे पहले गुणसूत्रों में आनुवंशिकता के कण मौजूद होते हैं किसने बताया था? स्टन एंड बोवेरी ने। तो नेक्स्ट है गुणसूत्र के प्रकार। तो गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं: वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र व यूकैरियोटिक। इनकी डेफिनेशन आपको परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, सीधा आप ये देख लीजिए ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम सीधा चलते हैं कि दैहिक एवं लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दैहिक एवं लिंग गुणसूत्र वो होते हैं जैसे ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 पेयर में होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में 14 गुणसूत्र पुरुष एवं 44 गुणसूत्र पुरुष एवं स्त्री में समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। इन्हें दैहिक या अलैंगिक या ऑटोसोम कह सकते हैं। मतलब ये 44 गुणसूत्र हैं, ये स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। इससे लिंग का निर्धारण नहीं होता है, ये ऑटोसोम होते हैं। एलोसोम होते हैं, वो लिंग का निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पुरुषों में शेष 2 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र छोटा होता है। छोटा गुणसूत्र होता है दोस्तों X और बड़ा गुणसूत्र होता है वो दोस्तों Y होता है मनुष्य में। ये आपको याद रखना है, छोटा गुणसूत्र X तथा बड़ा गुणसूत्र Y। तो पुरुषों में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र छोटा तथा दूसरा बड़ा, जो क्रमशः X और Y क्रोमोसोम होते हैं। शेष स्त्रियों में जो शेष गुणसूत्र रहते हैं वो दोनों एक समान होते हैं। यानी दोनों X गुणसूत्र होते हैं तो दोनों एक समान होंगे ही, दोनों एक गुणसूत्र एक समान होते हैं। इन्हें
XX गुणसूत्र कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जाति के पुरुषों में कुल 44 पुरुषों में 44 गुणसूत्र, 44 तो ऑटोसोम जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, और 2 एलोसोम होते हैं। यानी एलोसोम में अगर XY हुआ तो मेल और XX हुआ तो फीमेल होगा, तथा महिलाओं में 44 प्लस XX यानी फीमेल। इन 2 अतिरिक्त गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करते हैं वे लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स या एलोसोम कहलाते हैं। मतलब जो एक पेयर गुणसूत्र होता है ला XY या XX, वो ही लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कभी कभी गुणसूत्र की निर्धारित संख्या में कुछ परिवर्तन आ जाता है। मतलब हमारे बॉडी में टोटल 44 पेयर गुणसूत्र होने चाहिए। सॉरी दोस्तों, 44 तो ऑटोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 पेयर हमारे बॉडी में गुणसूत्र होने चाहिए। और कभी इनकी निर्धारिता में जैसे 46 की जगह अगर 45 हो गया, 46 की जगह 47 हो गया, तो वो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होगी, एक नया सिंड्रोम जन्म लेगा। उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि पेयर की संख्या हमेशा 23 होनी चाहिए और गुणसूत्र हमेशा पेयर में होने चाहिए। ये नहीं कि 45, 43 ऐसे गुणसूत्र कभी नहीं हो सकते। गुणसूत्र हमेशा पेयर में होना जरूरी है, अन्यथा तो बीमारी का रूप ले लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के साथ गुणसूत्र संख्या में कुछ। इसके अतिरिक्त गुणसूत्र को सुपरन्यूमेरी या अधिसंख्य गुणसूत्र भी कहते हैं। मनुष्य के गुणसूत्र जोड़ों को उनके आकार के आधार पर एक क्रम में जमा लिया जाता है तथा प्रत्येक जोड़ों की संख्या को जाना जाता है। गुणसूत्र प्रारूप के इस प्रकार को आरेख या इडियोग्राफ या गुणसूत्री आलेख कहते हैं। इसके द्वारा क्रोमोसोम के जोड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि की पहचान एवं उसका निराकरण करना आसान होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑटोसोम की असमानता। मतलब जो हमारे लेडीज, महिला और जेंट्स में जो 44 गुणसूत्र ऑटोसोम यानी समान पाए जाते हैं, जो अलैंगिक होते हैं, उनके अंदर अगर असमानता आ जाए तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी, सबसे पहले उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला रोग हमारे सामने आता है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब सबसे पहले हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 44 ऑटोसोम पेयर होते हैं, प्लस तो XY हो सकता है या XX हो सकता है। तो ये 44 ऑटोसोम होते हैं, इनका पेयर होता है 1 से लेकर 22वां पेयर होता है, नहीं सॉरी दोस्तों 21वां पेयर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम आकर और जुड़ जाता है, तो टोटल कितने हो गए फिर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और जिससे कि ये डाउन सिंड्रोम होता है। तो अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि मंगोल बच्चों की इस तरह की असामान्यता का वर्णन सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, यानी 23 पेयर होने चाहिए। और उसके अंदर एक अधिक होता है, जो 21वां जोड़ा होता है, 21वां पेयर होता है, उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आकर जुड़ जाता है, जिसके कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। और ये सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जन्मजात बीमारी है जो कि प्रति 600 बच्चों में से एक बच्चे में पाई जाती है। ऐसी त्रुटि आमतौर पर 40 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री है, अगर वो माँ बनती है तो उसके अंदर यह त्रुटि पाई जाती है। ऐसी स्त्रियों में ओ में 23 की अपेक्षा 24 क्रोमोसोम बन जाते हैं, जिसे एवं जन्मे हुए बच्चे में असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। मतलब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि इन स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंडज की क्रिया व अर्धसूत्री विभाजन के समय त्रुटिवश अंडाणु ओवम में आ जाता है। मतलब 23 की जगह 24 क्रोमोसोम बन जाते हैं। नेक्स्ट है, जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। ये बच्चे जन्म के समय ही शारीरिक विकृति वाले होते हैं, मतलब अपंग या कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे। जन्म के समय बच्चे का कपाल चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, चपटे हाथ होते हैं, बोथरी उंगलियां होती हैं, मुंह हमेशा खुला रहता है, निचला होठ लटका रहता है, जीभ बाहर होती है और बुद्धि अल्प विकसित होती है। जैसे आपके सामने दोस्तों इमेज में दिख रहा है कि इसके अंदर 21वें पेयर में, हर पेयर में देखिएगा 1 से लेकर
यहाँ पर 21वें पेयर में एक में भी 2 हैं, 2 में भी 2 हैं, 3 में भी 2 हैं, दो गुणसूत्र, दो क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 21वें पेयर में 3 हैं। तो यही 21वें पेयर में एक, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, 21वें पेयर में एक का जुड़ जाना ही क्या होता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। जैसे 44 तो ये हो गए पेयर प्लस एक एक्स प्लस वाई होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, या एक्स एक्स होता है। तो 44 और 2 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पर 21वें पेयर में क्या हो गया, 2 हो गए फालतू, यानी टोटल 22 पेयर होते हैं। इसमें 21वें पेयर में एक और प्लस जुड़ जाता है यहाँ पर। तो 22 दूनी 44 और एक 45 ये हो गए, और प्लस 2 वो एक्स प्लस वाई 2 वह हो गए। तो टोटल 47 क्रोमोसोम हो गए, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये कुछ तस्वीर है डाउन सिंड्रोम में। जैसे मुंह खुला हुआ, गर्दन छोटी, ऐसी अंगुलियां होती हैं। दूसरा जो सिंड्रोम है वो दोस्तों एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कि उसके 22वें पेयर में एक क्रोमोसोम अधिक जुड़ता है, वैसे ही इसके 18वें क्रोमोसोम में एक पेयर अधिक जुड़ता है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। यह सामान्यतः है गुणसूत्र के 18वें जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ने के कारण होता है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हमने पिछला देख लिया ही कैसे होता है। तो इसमें 18वें पेयर में एक क्रोमोसोम जुड़ने से ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विविध संरचनात्मक असमानता। इस प्रकार की असमानता गुणसूत्र के अंश विशेष के विलोपन से उत्पन्न होती है। उदाहरण की अपेक्षा 45 क्रोमोसोम संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन से क्रायोडूचेट सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लिंग गुणसूत्री संबंधित, मतलब लिंग गुणसूत्र मतलब एलोसोम में, मतलब जो लिंग निर्धारित क्रोमोसोम होते हैं जिसे एलोसोम बोलते हैं हम, उसके अंदर हमें असमानता हो तो कौन सा रोग होगा। तो उसके अंदर दैहिक गुणसूत्र में, जैसे उसके अंदर सबसे पहले हमारे सामने आता है टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसमें 44 गुणसूत्र होते हैं और प्लस एक्स वाई या डबल एक्स होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये केवल महिलाओं में होता है। इसमें जो 44 प्लस महिला के लिए डबल एक्स होना चाहिए, इसमें एक एक्स अनुपस्थित होता है। तो यही टर्नर सिंड्रोम है जो हम देखते हैं। इसमें यह व्यक्ति हमेशा एक महिला में होता है। इस महिला में 2 की अपेक्षा केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसकी क्रोमोसोम संख्या 45 होती है। 45 हो गई तो अनपेयर हो गया, मतलब पेयर में ही होने चाहिए गुणसूत्र। जैसे कि 45 हुआ तो अब इसकी संख्या कितनी हो गई, एक कम हो गई 46 से, तो ये डिजीज हो गया। क्रोमोसोम 45 होते हैं इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इन स्त्रियों की ऐसे जिसमें टर्नर सिंड्रोम होता है ये स्त्रियों में होता है, उनकी लंबाई कम होती है, उनका लैंगिक विकास देरी से होता है, और ये स्त्रियां बांझ होती हैं, मतलब वो बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकती। और प्रति 3000 में से एक महिला ऐसी टर्नर सिंड्रोम की से प्रभावित होती है। और इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे मंद बुद्धि, गर्दन और जालीनुमा त्वचा में अपूर्ण विकसित स्तन। दूसरा है दोस्तों क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम। क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम में देखा गया है कि जैसे कि मनुष्य ये केवल पुरुषों में होता है। जो पुरुषों में स्तन आ जाते हैं वो सब क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम के कारण ही होता है। तो हम इसमें देखते हैं क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम, ये बीमारी केवल पुरुषों में होती है। इनकी कोशिकाओं में 46 की अपेक्षा 47, 48, 49 क्रोमोसोम होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे अगर 46 क्रोमोसोम में तब तो ठीक है, 47 क्रोमोसोम में तो आपको पता है क्रोमोसोम में वो आ गई असमानता। यहाँ पर देखें यह अतिरिक्त संख्या x प्लस वाई क्रोमोसोम से होता है क्लाइनोफैक्टर। पुरुषों में क्रोमोसोम निम्न में से होता है। जैसे पुरुषों में 44 ये 3 ये 47 हो गए। इसमें डबल एक्स एक एक्स फालतू है, जैसे 44 ये डबल एक्स, इसमें एक एक्स और एक वाई फालतू हो गया। या फिर 2 एक्स फालतू, केवल पुरुष है तो इसमें 2 एक्स फालतू हो गए, क्यों एक्स वाई होता है। अब ये तीसरे में देखते हैं तो इसमें 3 एक्स फालतू हो गए। अब चौथे में देखते हैं
तो हम इसमें देखते हैं एक एक्स और एक वाई फालतू हो गया, जो टोटल 48 हो गए। पाँचवें में हम देखते हैं कि एक एक्स और एक वाई तो होता है, 2x और एक वाई फालतू हो गए, तो ये टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम होता है वो कैसे होता है। इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें एक एक्स फालतू आ जाता है, और एक एक्स फालतू आने से व्यक्ति है उसके जो पुरुष है उसके स्तन बाहर निकलने लग जाते हैं। जैसे तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, इसके स्तन बाहर निकल रहे हैं, जो कि पुरुष है और पुरुष को स्तन दिख रहे हैं। एक क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम। और इसी के अंदर हम देखते हैं कि स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की स्थिति, अगर स्त्री है उसमें एक एक्स प्लस हो गया, अगर एक्स क्रोमोसोम की स्थिति हो गई तो क्या होगा, इसमें भी कुल क्रोमोसोम की संख्या 47 से 49 हो जाती है, किंतु यह वृद्धि अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम के कारण होती है, अर्थात 44 पर ट्रिप्लेक्स 4x 5x। ऐसी स्थिति वाली महिलाओं के लैंगिक लक्षण देरी से विकसित होते तथा अल्प बुद्धि वाली होती हैं। जैसे ही पुरुषों में अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाए, इन पुरुषों में कुल 47 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे XYY आ जाए तो ऐसे पुरुषों में जननांग का विकास भी असामान्य होता है, और इनके विशिष्ट लक्षण असमान, लंबे, अल्प बुद्धि वाले, अपराधवर्ती के होते हैं, जिसमें एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम फालतू होता है। ऐसे पुरुष अपराधवर्ती वाले होते हैं, और इनके जो जननांग है वो असामान्य रूप से वृद्धि करते हैं या असमान रूप के होते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट है दोस्तों, लिंग संलग्न वंशानुगति का। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो लिंग सहलग्न वंशानुगति होती क्या है, और उसके बाद इससे उत्पन्न होने वाले डिजीज जैसे वरणदत्ता व हीमोफीलिया के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्व में वैज्ञानिक खोज के अनुसार ये माना जाता था कि लिंग गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारण के लिए कार्य करते हैं। बाद में अनेक शोधों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि लिंग गुणसूत्र पर भी अनेक जीन पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। बाद में पता चला विभिन्न शारीरिक लक्षणों के विशेषकों को अभिव्यक्त करते हैं, जो कि विभिन्न शारीरिक मतलब जीन ही है जो हमारी विभिन्न लक्षणों को की विशेषकों को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तथा इन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, यानी जीन ही जो हमारी वंशानुगत्य को दर्शाते हैं, को लिंग सहलगन लक्षण या इनकी वंशानुगति को लिंग सहलगन वंशानुगति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्स गुणसूत्र पाए जाने वाले जीन पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त हो सकते हैं, मतलब एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं वो महिला और लेडीज़ दोनों में प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि महिलाओं में भी एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुष में भी एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। महिलाओं में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक्स, और पुरुष में 1। तो जो भी एक्स क्रोमोसोम पर जो भी जीन होगा वो महिलाओं में भी दिखेगा और पुरुषों में भी। नेक्स्ट है अतः इसी जीनों की अभिव्यक्ति को आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस आनुवांशिकी कहते हैं। इस प्रकार की वंशानुगति के जनक पीढ़ी का लक्षण पुत्री के माध्यम से अलग पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। मनुष्य के एक्स गुणसूत्र में लगभग 20 लक्षणों के जीन पाए जाते हैं, मतलब मनुष्य के एक्स गुणसूत्र है उसके अंदर 20 लक्षण पाए जाते हैं जो कि लिंग सहलगन लक्षण होते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में जानकारी निम्न अनुसार है। जैसे सबसे पहले हमारे सामने रोग आता है वर्णदत्ता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को वर्णदत्ता कहते हैं। विभिन्न लोगों में अलग अलग प्रकार की वर्णदत्ता पाई जाती है, किंतु लाल हरे रंग की वर्णदत्ता के रोगी अधिक मिलते हैं, अर्थात जो लाल व हरे रंग को विभेद नहीं कर पाते हैं। मनुष्य एक्स गुणसूत्रों पर रंगा कोशिका यानी कॉन्स
बनाने वाले जीन पाए जाते हैं। मतलब जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, उसके एक्स गुणसूत्र के ऊपर जो रंगा कोशिकाएं बनाने के जीन पाए जाते हैं। मतलब जो एक कोशिका है जो रंगा कोशिका बना, जो हमारे आँख में कोन्स का निर्माण करती है, जो कि आँख में रेटिना के ऊपर जो रंग के विभेदन की क्षमता पैदा करती है, वो एक्स गुणसूत्र से ही होती है। एक्स गुणसूत्र ही उसे बनाता है। तो एक्स गुणसूत्र के कारण वो बनती है। ये जीन रेटिना में रंग विभेदन करने वाली कोशिकाओं को बनाने पर नियंत्रण करता है। यदि इस जीन के स्थान पर इसका अप्रभावी विकल्पी आ जाता है, जो कोई प्रभाव नहीं डालता, तो इस रंग विभेद वाली कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। मतलब उस टाइम कोन्स का निर्माण नहीं होता और इससे व्यक्ति में वर्णदत्ता रोग हो जाता है। यह रोग पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई पाया जाता है। गुणसूत्र, यदि इस गुणसूत्र में रंगा कोशिका बनने वाले जीन अप्रभावी विकल्पी हो तो शंकुओं का निर्माण नहीं हो पाता। शंकु मतलब कोन्स का निर्माण नहीं हो पाता। जबकि स्त्री में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे कि स्त्री स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती, बल्कि वह इसकी वाहक होती है। मतलब अगर स्त्री में एक क्रोमोसोम के अंदर वो जीन नहीं पाया गया तो दूसरे के अंदर मिल सकता है, लेकिन पुरुष के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उसके अंदर अगर जीन वो नहीं हुआ तो पुरुष में वर्णदत्ता होगी, जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। तो उसी के कुछ वो हैं शर्तें, जैसे कि सामान्य स्त्री व वर्णदत्ता पुरुष की संतान में वर्णदत्ता की विशेषता। मतलब एक स्त्री है जो सामान्य है, जिसको कोई भी रोग नहीं है वर्णदत्ता का, पुरुष वर्णदत्ता से पीड़ित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये देखना है। यदि स्त्री का विवाह वर्णदत्ता पुरुष से हो जाए तो उसके सभी पुत्र एवं पुत्रियां सामान्य होते हैं, परंतु वर्णदत्ता पिता की इस पुत्री का विवाह यदि सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो तब उसकी संतानों के पुत्र वर्णदत्ता होते हैं। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्णदत्ता का विशेष लक्षण पुत्री के माध्यम से द्वितीय पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। ऐसी वंशानुगति को क्रॉस वंशानुगति कहते हैं। ऐसी स्त्री जो स्वयं रोगी नहीं होती किंतु दूसरी पीढ़ी में रोग के जीनों को हस्तांतरित करने के माध्यम से बनती है, उसे वाहक कहते हैं। दूसरा केस देखते हैं। वर्णदत्ता स्त्री का पिता सदैव ही वर्णदत्ता होता है तथा उसकी माता रोग वाहक होती है। उपरोक्त उदाहरण तथा उसकी व्याख्या से वर्णदत्ता रोग की वंशानुगति संबंधी निष्कर्ष निकलते हैं। क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं? दृष्टि में रंगों की पहचान एक लिंग सहलगन लक्षण है, जिसका जीन गुणसूत्र एक्स पर स्थित होता है, किंतु एक्स गुणसूत्र युग्म विकल्पी व एलील का अभाव होता है। वर्णदत्ता का रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है। पुरुषों में केवल एक गुणसूत्र होता है, मतलब पुरुषों में एक्स गुणसूत्र पर रंग भेद करने वाले सामान्य जीन अनुपस्थित होने पर यह रोग हो जाता है तथा पुरुष इस रोग का वाहक नहीं होता। मतलब स्त्री ही इस रोग की वाहक होती है। और दूसरा रोग है जो कि जीन सहलगन से होता है, वो है हीमोफीलिया अथवा रक्तस्रावी रोग। मतलब इसके अंदर अगर आपको कोई छोटा सा भी घाव हो गया तो खून नहीं लटेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि इस रोग से पीड़ित मनुष्य में रुधिर का स्कंदन नहीं बनने का अभाव वाले जो स्कंदन बनाने वाले कारक होते हैं उनका अभाव होता है। इसके फलस्वरूप ऐसे मनुष्य को यदि एक छोटा सा भी घाव हो जाता है तो उसे लगातार रुधिर बहता रहता है तथा अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर पर कोई जख्म होने पर खून का बहना 5 से 7 मिनट से अधिक देरी तक बंद न हो तो तब उसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। मतलब चोट लगने के 5-7 मिनट बाद भी अगर खून न रुके तो समझ लीजिए कि उसे हीमोफीलिया रोग है। यह रोग भी केवल पुरुषों को ही होता है, यह रोग महिलाओं को ही नहीं होता। इसका कारण है स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। अनेक परिवारों में यह रोग अनेक पीढ़ियों तक चला
चलता रहता है। इंग्लैंड की पूर्व रानी विक्टोरिया भी इसी रोगी की वाहक थी, इसीलिए इसे जो रानी विक्टोरिया इसकी वाहक थी। इनकी संतान को अनेक पीढ़ियों में पुरुषों का यह रोग होता रहा। हेमोफीलिया के रोगियों को मृत्यु से बचाने के लिए रक्त स्कंदन वाले कारक का इंजेक्शन दिया जाता था। यह रोग एक लिंग सहलगन अप्रभावी जीन के कारण होता है, जो कि एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन के कारण ही होता है। तो उसी प्रकार यह भी महिलाएं इसके वाहक होते हैं और पुरुष इससे इफेक्टिव होते हैं। इसकी वंशानुगत गति भी वर्णदाता की समान नहीं होती है। पुरुषों में केवल एक गुणसूत्र एक्स होने के कारण यह रोग हो जाता है, जबकि स्त्री में 2 गुणसूत्र होने के कारण के 2 अप्रभावी विकल्प जीनों का होना आवश्यक होता है। यदि किसी स्त्री में दोनों ही अप्रभावी विकल्पी जीन होते हैं तो वह वयस्क होने पर जीवित नहीं रहेगी। अगर स्त्री के दोनों ही जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर अप्रभावी जीन होंगे तो वो जीवित नहीं रहेगी। क्यों? बिना चोट लगे भी। क्योंकि यदि किसी स्त्री में दोनों में प्रभावी विकल्पी जीन होते हैं तो वह वयस्क होने पर जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि उसके मासिक धर्म के समय रक्तस्राव बंद ही नहीं होगा। अतः इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की पुत्री इस रोग की वाहक होती है। मतलब इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी पुत्री इस रोग की वाहक होती है, क्योंकि उसमें एक्स गुणसूत्र पिता से ही प्राप्त होता है एवं इस गुणसूत्र के रोग का जीन उपस्थित होता है। इन वाहक पुत्रियों की शादी सामान्य व्यक्ति से होने पर आदि संतति पुत्रों में हेमोफीलिया रोग हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। तो इससे ही अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखते हैं मनुष्य के एलिंग गुणसूत्र। आप सबको पता है कि 44 एलिंगिक होते हैं, टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, जैसे 44 प्लस XY या फिर 44 प्लस XX। तो एलिंगिक जो कि ऑटोसोम होते हैं उनकी संख्या 44 होती है। नेक्स्ट एनिमल में से कौन सी बीमारी एलिंग गुणसूत्र की संख्याओं में परिवर्तन आने से होती है? तो आप सबको पता है, सबसे पहले हमें देखा था क्लाइनोवेक्टर सिंड्रोम है, वो कि पुरुषों में एक है, जो पुरुषों में 46 पेयर है उसके ऊपर एक प्लस X फालतू आ जाता है, Y फालतू आ जाता है, 2X फालतू आ जाते हैं। तो ये तो होता है हमारे सामने एलोसोम, मतलब लिंग सूत्री के कारण। और जो टर्नर सिंड्रोम है वो भी लिंग सूत्री के कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 44 प्लस XX होता है, जिसमें एक X गायब हो जाता है। तो ये भी उसके कारण लैंगिक गुणसूत्र के कारण। ट्रिपल फीमेल भी इसी के कारण हो गया, 44 प्लस XX। तो ये भी लैंगिक के कारण हो गया। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो आप सबने पढ़ा था 21वें पेयर, तो 21वें पेयर कौन सा होता है दोस्तों? ऑटोसोम होता है 44 में से। तो ये बीमारी, इसका उत्तर होगा ड, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्य स्त्री एवं वर्णदाता पिता की संतान। तो अगर स्त्री सामान्य है और उसका पिता में अगर वो है जो वर्णदाता है वो पाई जाती है, तो स्त्री XX होगी और पिता होगा XY। तो उसमें सभी बच्चे सामान्य दृष्टि वाले एवं वाहक कोई नहीं, ये गलत है। लड़के वर्णदाता किंतु लड़कियां सामान्य, लड़कियां वाहक किंतु लड़के सामान्य, सभी बच्चे वर्णदाता। तो अगर सामान्य स्त्री एवं वर्णदाता पिता है, तो अगर स्त्री से X आया और Y से पुरुष से X आया तो ये XX। तो ये जो लड़की होगी इसके अंदर यह रोग मिलेगा, और यहाँ से अगर X लड़का होगा तो उसमें यह रोग नहीं मिलेगा। तो इसमें सभी बच्चे सामान्य दृष्टि वाले नहीं, लड़के वर्णदाता किंतु लड़कियां सामान्य, लड़कियां वाहक किंतु लड़के सामान्य से इसका ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है कि एक X की कमी होती है, 44 प्लस X, एक X की कमी, तो 44 रहे 45, 46 नहीं होंगे, इसका आंसर ब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग लिंग सहलगन से होता है?
तो लिंग सहलगन से आप सबको पता है हीमोफीलिया होता है, मेंगोलीजिया यानी पटाऊ सिंड्रोम, डाउन और एडवर्ड सिंड्रोम ये आपको सबको पता है 18वें पैर के कारण, ये 21वें पैर के कारण होता है। और हिज्जा इसके अंदर कोई सिंड्रोम है ही नहीं, तो हीमोफीलिया इसका आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, हीमोफीलिया से पीड़ित पिता एवं रोग की वाहक माता की संतान होगी। तो अगर दोनों ही पीड़ित हैं तो देखिए पिता होगा XY और महिला होगी XX। तो अगर यहाँ से X और यहाँ से Y आया तो भी लड़के में क्या होगा, ये X और Y आया तो ये यहाँ से इसके अंदर वर्णदत्ता पाई जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ आया XX हुआ तो भी वर्णदत्ता पाई जाएगी। तो क्या होगी, आधे लड़के सामान्य होंगे किंतु आधे लड़कों में हीमोफीलिया होगा। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, जब जीनों का एक समूह सहलगनता को दर्शाता है तब वे होते हैं, तो वह सब स्वतंत्र अव्यवहन को नहीं दर्शाते हैं। तो ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये चैप्टर से बाहर है जितना हमने किया है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।